take on a new topic osmosis in lecture number 3। मैं आपको याद दिला दूं बेटा, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की बात करें तो पहले हम यही लिखेंगे, ऑस्मोसिस इज इट इज द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज यहाँ पे डिफरेंस है। वहां पे इन केस ऑफ डिफ्यूजन इट वाज मोमेंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। बाकी चीजें सेम रहेंगी, हायर concentration to its lower concentration, यहां पे लिखना एक चीज अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीज यहां पे डिफरेंट है। इन केस ऑफ डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो या ना हो, डिफ्यूजन होगी, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कब तक? टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। तब तक मूवमेंट होता रहेगा जब तक ना दोनों साइड से स्टेबिलिटी ना आए या बैलेंस ना हो। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए ये दो कंपार्टमेंट मेरे पास है, दिस इज, और यहाँ पे मैं रखता हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेटा इस कंपार्टमेंट ए में हम रखेंगे पानी, सॉल्वेंट की बात हो रही है, वाटर रखेंगे इसमें भी और इसमें भी वाटर रखेंगे बी में। लेकिन यहाँ पे हम वाटर जो है रखेंगे ज्यादा परसेंटेज वाटर की। चलो इतनी परसेंटेज वाटर की है इसके अंदर और इसके अंदर वाटर की परसेंटेज कम है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बोल रही है मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट में यहाँ पे वाटर मैंने रख लिया, फ्रॉम इट इज हायर कंसंट्रेशन टू इट इज लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर से लोअर, पानी यहाँ पे ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो मूवमेंट होगी फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी। इस तरह मूवमेंट होती रहेगी टिल दोनों साइड जो है वाटर मॉलिक्यूल बराबर रहे और अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये लिखेंगे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये होगी पहली डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस की। अगर हम दूसरी डेफिनेशन को लेंगे तो ये खाली पानी था। अगर हम एक चीज का काम करेंगे हम इसी कंपार्टमेंट में, यहाँ पे दोनों साइड में बेटा पानी था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कंपार्टमेंट ए कंपार्टमेंट बी। इसके अंदर जो पानी था, मान लो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। क्लियर? मोमेंट कहां से कहां होगी? फ्रॉम 10 to 2, जो पहली डेफिनेशन में हमने समझा। अब मैं इस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में जो है इसमें सोल्यूट ऐड करूंगा, सो यहाँ पे जो 10 मॉलिक्यूल, मान लो 8 मॉलिक्यूल मैंने 9 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ ऐड किए। चलो यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल ऐड किए, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और 8 सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। तो 10 से 8 घटाइए तो कितने रह गए? फिर फ्री रह गए 2 मॉलिक्यूल पानी के। क्लियर? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, यहाँ पे पानी की अब मकदार है 5 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो बेटा है
यहाँ पे हम रखेंगे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को, चलो 3 रखेंगे, एक ही को रखेंगे, एक सोल्यूट को रखेंगे, एक सोल्यूट मॉलिक्यूल को। तो बेटा यहाँ पे है 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, एक मॉलिक्यूल सोल्यूट का है, तो 5 - 1 = 4। तो यहाँ पे बेटा अब कंसंट्रेशन बन गई, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें ये सोल्यूशन बन गई। अभी तक ये खाली पानी था, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बात चली। अब यहाँ पे सोल्यूशन की बात हो रही है, पूरा समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे पानी के साथ हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट या कोई साल्ट कर रहे हैं ऐड। अब क्या होगा, यहाँ पे भी मूवमेंट जो होगी, यहाँ जिसमें पानी अगर इसमें ज्यादा है, इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर है फ्री, इसमें 4 मॉलिक्यूल वाटर है फ्री, तो ये 4 वाला बन गया डाइल्यूट, याद रखना, और ये 2 वाला बन गया कॉन्सनट्रेटेड, क्योंकि इसमें पानी कम है। जिसमें पानी ज्यादा है उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें पानी कम है उसको बोलेंगे हम कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। पूरा समझ लेना पूरी बात को। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे ऑस्मोसिस की, तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। ये भी और बाकी चीजें सेम रहेंगी, डाइल्यूट से लेके कॉन्सनट्रेटेड तक। तो यहाँ पे ये वाला डाइल्यूट बन गया, ये वाला कॉन्सनट्रेटेड बन गया, तो हम इस तरह लिखेंगे, बी से ए होगी मोमेंट ऑफ। क्यों, इसमें जो वाटर है ज्यादा है, इसमें वाटर कम है, क्योंकि इसमें सोल्यूट पार्टिकल को हमने ऐड किया, इसमें भी सोल्यूट पार्टिकल ऐड हो गए। तो हम लिखेंगे दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पे ऑस्मोसिस की, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, मैं लिखूंगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट from its dilute solution, जहां पानी बेटा ज्यादा होगा, टू इट्स कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होगा, पानी कम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं डाइल्यूट को हम लो कॉन्सनट्रेटेड कहेंगे, और जिसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है उसको हाई कॉन्सनट्रेटेड कहेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के हिसाब से होगी हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और यहाँ होगी डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये हो गई दूसरी डेफिनेशन। अगर हम खाली पानी की बात करेंगे तो पानी जहां ज्यादा होगा वहां से कम की हो जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन इस तरह बनेगी, फ्रॉम इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन टू इट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट जो होती है लो कंसंट्रेटेड होती है, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की और मूवमेंट होगी। और यहाँ पे बेटा जो तीसरी डेफिनेशन की बात करेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं टोनिसिटी की बात करेंगे। टोनिसिटी में जो बेटा हमने लिखा डाइल्यूट और लिखा हमने कॉन्संट्रेटेड, डाइल्यूट एंड कॉन्संट्रेटेड। डाइल्यूट को लिखते हैं हम हाइपोटोनिक, कॉन्संट्रेटेड को लिखते हैं हम हाइपरटोनिक। तो बेटा यहां पे क्या डेफिनेशन बोल रही है, डाइल्यूट से लेके कॉन्संट्रेटेड तक। तो डाइल्यूट से लेके कॉन्संट्रेटेड तक दूसरी डेफिनेशन क्या बोलेगी, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट और मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। याद रखना मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं ऑस्मोसिस की। मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये चीज डिफरेंट है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। और टोनिसिटी के हिसाब से जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं, जो कंसंट्रेटेड होती है उसको हाइपरटोनिक कहते हैं। तो मूवमेंट कहाँ होगी,
फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, hypotonic to hypertonic till it reaches its equilibrium across semi-permeable membrane। अब यही मैं सिखाना चाहूंगा, इन एग्जाम्पल में दूंगा, इनके साथ एनिमल सेल उसमें क्या होता है और इनके साथ प्लांट सेल उसके पास क्या चीज प्रॉब्लम होती है, किस तरह, जिसको हम एक टॉपिक आपको मिलेगा अलग से, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, वो इसी ऑस्मोसिस में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 3 सेल कंपार्टमेंट लेता हूं। एक कंपार्टमेंट, इसमें मैं एक सेल को लेता हूं, दिस इज द सेल, कंपार्टमेंट ए, कंपार्टमेंट बी एंड कंपार्टमेंट सी, तीनों में हम सेल लेंगे, इसमें भी हम सेल को रखेंगे, इसमें भी हम सेल को रखेंगे। इस वाले ए कंपार्टमेंट, बी कंपार्टमेंट, सी कंपार्टमेंट, मैं बात कर रहा हूं एनिमल सेल की। पहले मैं एनिमल सेल की बात करूंगा, एनिमल सेल के पास क्या होता है, मूवमेंट कहां से कहां होगी। तो जिगर मेरा यहां पे इसको हम लिखेंगे आइसोटोनिक, मतलब जो सेल के बाहर जो मटेरियल है, पानी जो है या जो सेल के अंदर का मटेरियल है वो सेम कंसंट्रेशन में है। मान लो सेल के बाहर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, सेल के अंदर भी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट, नेट मूवमेंट नहीं होगी। मतलब या अगर यहां से सेल के अंदर से 2 चीजें बाहर निकली, 2 अंदर आएंगी, उसी को बोलते हैं आइसोटोनिक, तो यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। इस तरह हम इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और जो इंसान का ब्लड है, ह्यूमन ब्लड में, अगर ह्यूमन ब्लड को देखेंगे हम, उसमें 0.9% ग्लूकोज, 0.9% NaCl, सोडियम क्लोराइड और 5% ग्लूकोज, अगर इस सॉल्यूशन में हम रखेंगे ब्लड को, या बाहर रखेंगे हम NaCl, सेल के अंदर रखेंगे ग्लूकोज, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ह्यूमन ब्लड जो है वो आइसोटोनिक कंडीशन में। और ह्यूमन ब्लड जो है ना उसमें मूवमेंट इनटू द सेल होगी, ना आउटसाइड द सेल मूवमेंट होगी। सो बेटा ये वाला नीट वाला क्वेश्चन होगा कि कब ह्यूमन ब्लड जो है आइसोटोनिक टू ब्लड होता है, किस कब आइसोटोनिक होता है ब्लड, जब आप लिखेंगे 0.9% होगा NaCl, 5% ग्लूकोज, इन दोनों को बोलते हैं आइसोटोनिक। तो इस तरह इस कंपार्टमेंट ए में कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। सेम अगर मैं कंपार्टमेंट दूसरी सेकंड की बात करूंगा, इसको लिखूंगा मैं बेटा हाइपोटोनिक, इसको लिखूंगा हाइपोटोनिक। दैट मीन्स जो बाहर का मटेरियल है, ये वाला सेल के बाहर का जो मटेरियल है वो है हाइपोटोनिक, और सेल के अंदर जो मटेरियल है वो है हाइपर। तो यहां पे है हाइपर, क्लियर। तो बेटा मूवमेंट क्या बोल रही है, ऑस्मोसिस क्या बोल रही है, मूवमेंट होगी फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो नतीजा निकलेगा इस सेल के अंदर पानी चला जाएगा, और इस सेल के अंदर पानी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल अंदर सेलुलर कंटेंट हाइपरटोनिक में था, कंसंट्रेटेड था, और बाहर पानी ज्यादा था, लो कंसंट्रेशन थी। तो क्या होगी मूवमेंट होगी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या हम बोलेंगे फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इन केस ऑफ एनिमल सेल्स,
मैं यहाँ पे लिख दूं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में जो है यहाँ पे पानी जो है सेल के अंदर घुस गया है, दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, एंट्री ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द सेल, एंडोस्मोसिस कहलाएगा। तो एंडोस्मोसिस से क्या होगा, एनिमल सेल विल गेट टर्जिड, इसकी स्वेलिंग होगी, इट विल स्वेल अप, ये स्वेल करेगा, इट विल स्वेल्स अप, और जब ये स्वेल करेगा इट विल गेट रप्चर्ड, ये सेल जो है यहाँ पे एक कंडीशन होगी, ये सेल ब्लास्ट करेगी या ये सेल रप्चर होगी, बिकॉज ये भी सवाल आपके पास होगा कि ये सेल रप्चर क्यों करेगी। आप बोलेंगे एनिमल सेल के पास एक्स्ट्रा कवरिंग जो सेल वॉल होता है वो इसके पास नहीं होता है, उसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ब्रोक होता है इनटू पीसेस, और पीसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गोस्ट्स कहते हैं। पूरा समझ लेना मैं क्या सिखा रहा हूं आपको। जिगर मेरा आइसोटोनिक में कोई नेट मोमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम यहां लिख रहे हैं जो मटेरियल सेल के बाहर है, जितनी कंसंट्रेशन सेल के बाहर है उतनी कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स एट ऑल। लेकिन यहाँ पे सेल जो है सेल्यूलर कंटेंट हाइपरटोनिक है, लेकिन जो सेल के बाहर का कंटेंट है इट इज इन हाइपोटोनिक। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन बोल रही है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, तो पानी जो है सेल के अंदर घुसेगा जिसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस, और एंडोस्मोसिस से क्या होगी, सेल टर्जिड, सेल को स्वेलिंग होगी, तो सेल विल गेट स्वेल्ड, और नतीजा निकलेगा ये बर्स्ट कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी, और इस सेल जो है ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पीसेस जो है उनको हम गोस्ट्स कहते हैं। तो ये बात होगी हाइपोटोनिक की। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे हाइपरटोनिक, मतलब जो सेल के बाहर का कंटेंट है, द कंटेंट आउटसाइड द सेल इज हाइपर, लेकिन सेल के अंदर का जो मटेरियल है, सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो है हाइपो। तो यहां पे बेटा क्या होगा, मूवमेंट कहां से कहां होती है, हाइपो टू हाइपर। जब हाइपर यहां है, हाइपो अंदर है, तो क्या होगा, तो वहां से भी पानी बाहर निकालना शुरू होगा, तो सेल के अंदर से ही पानी बाहर आएगा, विच इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। इसमें क्या होगी बेटा, एक्सोस्मोसिस होगी, और सेल के पास प्रेशर नहीं होगा, तो टर्जिड का अपोजिट आएगा फ्लासिड, सेल होगी फ्लासिड, और सेल जो है इसकी शेप जो है डिटैच होगी, डिस्ट्रॉय होगी, और ये सेल होगी ऐसे, इट विल श्रिंक, इट विल श्रिंक, सेल के बजाय ये श्रिंक करेगा, द सेल विल श्रिंक। In endosmosis, cell will get turgidity or turgor pressure and get swells up, then blasts, because there is no extra cell wall, extra covering, so that this cell, due to the endosmosis, animal cell will get bursted or ruptured. लेकिन जहां तक एक्सोस्मोसिस का ताल्लुक है, एक्सोस्मोसिस से क्या होगी, मूवमेंट फ्रॉम हाइपो टू हाइपर होगी, नतीजा निकलेगा सेल्यूलर कंटेंट जो है सेल के अंदर का मटेरियल कम होगा और ये बाहर मटेरियल आएगा, नतीजा निकलेगा अंदर से कंसंट्रेशन हाइपर बन जाएगी। बाद में, चलो मैं उसको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सेल होगी श्रिंक, जिस सेल को हम बोलते हैं इनके साथ रेड ब्लड सेल्स, ऐसी शेप जब होती है उन सेल्स को बोलते हैं हम क्रीनेटेड सेल्स, क्रीनेटेड, CRENATED, क्रीनेटेड सेल्स। तो इन केस ऑफ एनिमल सेल्स ऑस्मोसिस से क्या होता है, अगर मैं यही एग्जांपल दे दूं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, तो आप देखेंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स उनके पास
सेल वॉल होता ही होता है, तो पहला कंपार्टमेंट उसमें हम प्लांट सेल को रखेंगे। चलो ऐसे रखेंगे प्लांट सेल को, कंपार्टमेंट ए, कंपार्टमेंट बी और कंपार्टमेंट सी। अब यहां लिखेंगे आप इन केस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, ऑस्मोसिस से। यहां पे जिगर सेम सिचुएशन हम लिखेंगे आइसोटोनिक। तो बेटा यहां पे ना इनसाइड मोमेंट ना आउटसाइड, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे नो नेट मोमेंट होगी। अब अगर रखेंगे इधर हाइपोटोनिक, मतलब जो प्लांट सेल हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी, प्लांट सेल को हाइपोटोनिक में रखा, तो सेल क्या होगी बेटा, हाइपरटोनिक। तो मोमेंट क्या होती है, हाइपो टू हाइपर, तो मोमेंट होगी इनटू द सेल। तो यहां पे इनटू द सेल होगी एंडोस्मोसिस, तो पानी सेल के अंदर चला गया, एंडोस्मोसिस होगी और नतीजा क्या निकलेगा, सेल जो होगी टर्जिड होगी और सेल जो होगी इसके पास स्वेलिंग होगी, लेकिन इट विल नॉट रप्चर, इट डज नॉट रप्चर, बिकॉज इसके पास सेल वॉल एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। इट डज नॉट रप्चर, ये चीज याद रखेंगे और खुद आपको डिफरेंस करना आएगा इनके साथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर यहां पे बेटा हम इसको रखेंगे हम हाइपरटोनिक में, तो बेटा सेल क्या होगी, सेल होगी हाइपो। तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, डेफिनेशन बोलती है हाइपो टू हाइपर। तो यहां से सेल के अंदर का मटेरियल जो है वो बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा। तो बाहर आने से हम उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। यहां क्या होगी बेटा, एक्सोस्मोसिस। यहां टर्जिड सेल हुई थी, पानी अंदर चला गया, लेकिन यहां पानी बाहर आ गया, तो सेल फ्लासिड होगी। और यहाँ पे सेल जो है स्वेलिंग कर गया, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ खास किस्म की चीजें होंगी, मैं वो यहाँ पे सिखाऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, इसके पास एक बड़ा वैक्यूल होता है, दिस इज द वैक्यूल, जिसको टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। अभी क्या हो रहा है, सेल की स्वेलिंग हो रही है, सेल की स्वेलिंग हो रही है बिकॉज मटेरियल पानी जो सेल के अंदर चला गया, तो ये एक्चुअली वैक्यूल के अंदर पानी चला गया और ये वैक्यूल का साइज बड़ा हो गया, और हम बोलेंगे जो प्लांट सेल है वो स्वेल कर गई। लेकिन रप्चर क्यों नहीं होती है, बिकॉज इसके ऊपर एक अपनी ओवर कवरिंग होती है, सेल वॉल की कवरिंग होती है। तो इन केस ऑफ एक्सोस्मोसिस क्या होगा, इन केस ऑफ एक्सोस्मोसिस यही सेल है, ये जो वैक्यूल है इसमें से पानी चला जाएगा बाहर, तो ये वैक्यूल बिल्कुल छोटा बन जाएगा, इट विल श्रिंक, और ये न्यूक्लियस वगैरह यहाँ आएगा। तो जो सारा साइटोप्लाज्म, अभी तक सारा साइटोप्लाज्म ऑल ओवर द सेल था, लेकिन अब ये सारा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल साइड में आएगा। तो यहाँ पे ये वैक्यूल या प्लांट सेल का जो मटेरियल एक साइड में आ गया, एंड सेल मेम्ब्रेन का श्रिंक होना सॉरी, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। यहां पे एक खास चीज का ख्याल रहे आपको, जब यही प्लांट सेल जो है फ्लासिड होगी, इसमें एक्सोस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस से क्या होगा, पानी वैक्यूल के अंदर से बाहर निकल के आएगा और ये सारी सेल का जो सारा मटेरियल है एक साइड पे आएगा सेल के, और उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। सेल मेम्ब्रेन का श्रिंक होना और साइड पे सारा मटेरियल आना, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल साइड को आना, उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और जिस सेल की प्लाज्मोलिसिस हो गई है उस सेल को हम
प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। बेटा श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन और द cytoplasmic material is going to one side of the cell because of exosmosis, and this change is called plasmolysis। और जिस सेल की प्लाज्मोलिसिस होती है उस सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। अगर हम इसी सेल को बेटा यहाँ पे मैं रख दूं, अब इसी सेल को हम वापस, तो बेटा जब सारा मटेरियल बाहर चला गया तो ये बन गई हाइपर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा आ गई, तो नतीजा निकलेगा, यहाँ पे मैं फिर से बना दूं, अगर हम इस सेल को फिर से पानी में रखेंगे तो यहाँ पे अभी चेंज हो चुकी है, ये वैक्यूल साइड में आया है और ये न्यूक्लियस है, ये सारा मटेरियल इस साइड आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, अब इस सेल को फिर से हम पानी में रखेंगे या हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे। जब हम इसको हाइपोटोनिक में रखेंगे तो बेटा जो सेल है ये हाइपर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि सारा मटेरियल इसके अंदर से निकल चुका है। अब ये सेल हाइपर बन चुकी है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। इसी सेल को फिर से हाइपोटोनिक कंडीशन में रखो तो मूवमेंट क्या होती है, फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। सो यहाँ पे पानी इसके अंदर फिर से चला जाएगा और ये सेल जो है अपनी कंडीशन पे वापस आएगी और इस सेल को हम बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। जिगर हाइपरटोनिक से सेल क्या होगी, पानी बाहर निकलेगा और सेल होगी फ्लासिड। फ्लासिड से क्या होगा, जो वैक्यूल का साइज है उसे पानी जब निकलेगा तो उसका साइज कम होगा और सारा सेल मटेरियल साइड में आएगा। इसको हम इस पोजीशन को, इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं या प्लाज्मोलिसिस। और जो सेल जिस सेल की प्लाज्मोलिसिस होगी उसको प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। अगर इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फिर से पानी में रखेंगे तो यहाँ पे ये अपनी शक्ल फिर से रिगेन करेगी। इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अगेन। और इस सेल को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। नाउ इट इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंडोस्मोसिस से क्या होगा, एक्सोस्मोसिस से क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल किसको कहेंगे और डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल किसको कहेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह we will take active transport along with the water potential